हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन भाई चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग बिहार पुलिस का सेट कर रहे हैं। बिहार पुलिस का डेली हम लोग मैथ का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग का ये चौथा क्लास होगा। ऑलरेडी 3 क्लास देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए और तीनों क्लास आपको मिल जाएगा। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका हम लोग इसमें सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, तो आइए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक, तो क्लास शुरू करते हैं। आप लोग दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्लासेज को, जो भी है आप शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सब लोग हमसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। ये बिहार पुलिस के लिए बहुत रामबाण साबित होगा आपका। आप इसका नोट्स बनाते चलेंगे और लिखते चलेंगे इसको। ठीक है, इसको लिखते चलिएगा। क्वेश्चन आपका इसी में से आएगा। सब चैप्टर वाइज हम लोग जितना भी चैप्टर का टोटल पूछा हुआ क्वेश्चन है उसी का हम लोग कर रहे हैं। लगातार क्लासेस कर रहे हैं। अभी आज जो सेट है वो मध्य निषेध का सेट है। ठीक, जो बिहार पुलिस मध्य निषेध का एग्जाम हुआ था 2022 में, उसी का सेट है। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या करें। पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बोला हुआ है, आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वांग क्षमता का एक प्रतिबंध नहीं है। देखिए कल ही बताए थे सर्वांगसम होने का शर्त, कल आपको बताए थे। सर्वांगसम सर्वांगसम होने का शर्त, होने का शर्त, ये पूरा कल डिटेल लिखकर बताए थे कि जो पहला होता है, पहला एस ए एस, दूसरा होता है ए एस ए, तीसरा होता है एस और चौथा होता है आर एच एस होता है। ठीक, ये कल हम लोग देखे थे। अब देखिए इसका हिंदी में आपको बता देते, बताए थे कल भी बताए थे। ये साइड मतलब भुजा हुआ, ये एस का मतलब भुजा, साइड भुजा, भुजा और एंगल मतलब कोण, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, ये सर्वांग क्षमता हुआ। फिर यहाँ हुआ एंगल साइड एंगल, यानी कि कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, ये समरूपता हुआ, सर्वांग क्षमता हुआ। और यहाँ हो जाएगा साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा भुजा, भुजा भुजा भुजा। और ये जो हो गया हमारा, ये स्पेशली समकोण त्रिभुज के हैं। राइट मतलब 90 डिग्री और एच मतलब हाइपोटेनस, एस मतलब कोई एक भुजा बराबर हो। ठीक, कल ही आपको बताए थे ये सब चीजें। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वांग समता का एक प्रतिनिधित्व तो नहीं करता है, मतलब इसके अलावा कौन एक ऑप्शन में आया है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे ऑप्शन देखिए, पहला भुजा भुजा भुजा, यहाँ भुजा भुजा है तो ये नहीं होगा पहला। दूसरा भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, ये भी हो जाएगा आपका। तीसरा है भुजा भुजा कोण, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी है वो सर्वांग समता नहीं है, भुजा भुजा कोण दिया हुआ है, भुजा भुजा कोण दिया हुआ है, तो ये सर्वांग समता में नहीं आता है, तो यही प्रतिबंध नहीं करता है भुजा भुजा कोण। चौथा जो ऑप्शन नंबर डी है, कोण भुजा कोण, देखिए कोण भुजा कोण ये भी आपका सर्वांग समता में आता है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? कल बताए थे आपको, पूरा डिटेल फिगर बना के भी बताए थे कल, आप लोग नोट किए होंगे। ये आपसे क्वेश्चन आज आसानी से बन गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा जो क्वेश्चन है नकर है कि चक्रवृद्धि ब्याज के किस दर से 1250 रुपया 2 वर्ष में 1800 रुपया हो जाएगा। देखिए आपको इसमें कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला नहीं लगाइएगा तब भी हो जाएगा। जैसे 1250 रुपया कितना हो जा रहा है, 1800 रुपया, ये है प्रिंसिपल और ये है अमाउंट। ये कितने साल में दिया है, तो ये 2 वर्ष में दिया है, 2 वर्ष में। एक दिन आपको बताया भी था ऐसे कि ये 2 साल में 1250 रुपया 1800 रुपये हो जाता है। तो इसका रेशियो निकाल देते हैं कटा करके, रेशियो की 2 साल का रेशियो क्या है। 5 से कटेगा तो ये 25 हो जाएगा, ये 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 5 से 15 और 5 6 30 और यहाँ हो जाएगा 25। तो 2 साल का जो रेशियो हो गया ना 25:36 हो गया। ये कितने साल का है, 2 साल का। तो 1 साल का जब रेशियो निकालेंगे ना, 1 साल का अनुपात, तो 1 साल के अनुपात के लिए क्या करना होगा आपको बताया था, इसका वर्गमूल ले लेना होगा, यानी कि 5:6 हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं? अगर 3 साल का दिया होगा, 1 साल का निकालना है तो घनमूल निकालना होगा। 4 साल का दिया होगा, 1 साल का निकालना है तो चौथा मूल निकालना होगा। यानी कि ये 2 साल का रेशियो 25:36 आ गया, तो 1 साल का रेशियो 5:6 आ जाएगा। और ये कितना बढ़ रहा है, देखिए 1 साल में 1 बढ़ रहा है, 5 पर कितना प्रतिशत बढ़ेगा, यही रेट कहलाएगा। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर लेते हैं, यानी 5 से 20%। रेट हमारा हो जाएगा कितना, 20% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो बी इज द राइट आंसर। बताइए कुछ है इसमें?
फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, हालांकि यहाँ फॉर्मूला का कोई ज़रूरत नहीं है। 2 साल का रेशियो 25-36 है तो 1 साल का रेशियो 5-6 हो जाएगा। 1 साल में कितना प्रतिशत बढ़ता है वही दर कहलाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। 1 साल में जितने परसेंट की वृद्धि होती है वो दर कहलाती है। कभी भी अगर जो रेशियो दिया रहेगा उसको 1 साल में कन्वर्ट कर लीजिए, और 1 साल में जितना प्रतिशत बढ़ेगा वही क्या कहलाएगा, रेट कहलाएगा। जैसे 1 साल में 20% बढ़ रहा है, 5 से 6 हो रहा है, एक बढ़ा किस पर, 5 पर, प्रतिशत के लिए 100, तो 20% बढ़ रहा है तो 20% हमारा रेट हो गया। क्लियर? ऐसे रेट निकालेंगे, कोई फॉर्मूला का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है ना कि एक खिलौने पर 12% छूट देने के बाद इसे 308 रुपये में बेचा जाता है, तो खिलौने का अंकित मूल्य निकाले। देखिए, फिक्स प्राइस अगर 100 रुपया है तो इस पे छूट दिया गया, कितना छूट दिया गया है, 12%, तो कितने में बेचा जाएगा, जो एसपी होगा इसका 12 इसमें से घटा देंगे तो 88% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 88, ये लिख लिया हम लोग। ठीक, फिक्स प्राइस 100%, छूट है 12%, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 88%। इसी 88% का मान दे रखा है कितना, तो 308 रुपये दिया हुआ है, 308 रुपये दिया हुआ है। अब पूछ क्या रहा है आपसे, तो खिलौने का अंकित मूल्य यानी कि 100% का मान हमसे पूछ रहा है, 100% का मान पूछ रहा है। सिंपल सा हो गया, 308 बट्टा 1 नियम से 88 और गुणे 100 हो जाएगा। तो 11 से कटाएंगे तो 11 8 88, और 11 दूना 22, 11 8 88 हो जाएगा। फिर 4 से कटाइए, 4 दूना 8, 4 7 28, 2 से कटेगा 50 मत में, यानी 7 5 35, 350 रुपया अंकित मूल्य हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा बात है, 350, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर हमें पूछा रहता कि बताइए कि वह छूट की राशि कितनी है, तो 12% का मान निकाल लेते। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितनी है, विक्रय मूल्य तो दिया है, पूछेगा नहीं, तो यही दोनों बातें पूछ सकता है, या तो छूट पूछेगा या फिर अंकित मूल्य पूछेगा। तो छूट पूछेगा तो 12% का मान निकाल लेंगे, अंकित मूल्य पूछेगा 100% का मान निकाल लेंगे। क्लियर है बात? 100% फिक्स प्राइस है, 12% छूट है, तो विक्रय मूल्य 88 होगा। 88 का मान दे रखा था और 100 का मान पूछ रहा था, कितना हो जाएगा, 350। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज के यदि एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है तो त्रिभुज अवश्य होगा। जैसे ये जो त्रिभुज बोला है ना, त्रिभुज, ये बोला है कि एक कोण का मान, इसका जो मान है ना, अन्य दो कोणों के योग के बराबर है। अन्य दो कोणों के योग के क्या है, बराबर है। शेष दो कोणों के योग के बराबर है तो वह त्रिभुज कैसा होगा। देखिए समझिएगा इसमें, जैसे अगर ये x है, ये y है, तो इस कोण का मान है x प्लस वाई। तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री, यानी कि x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 करेंगे तो यहाँ से 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो x प्लस वाई का मान 90 आ जाएगा, x प्लस वाई, यानी एक कोण जहाँ ही 90 आया तो आप कह सकते हैं कि ये जो कोण है त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज होगा हमेशा। और देखिए इसमें कोई ये करने वाली बात नहीं, ये नहीं भी बना सकते हैं, ऐसे बना करके प्रूव कर दिया आपको। नहीं भी बनाएंगे ना, अगर दो कोणों का योग तीसरे के बराबर हो जाए, दो कोणों का योग तीसरे से बराबर हो जाए, वो हमेशा क्या होगा, समकोण त्रिभुज। जैसे एक एक्स मान लिए, एक वाई मान लिए, तो ये जो कोण होगा एक्स प्लस वाई होगा। तीनों कोणों का योग कितना हो जाता है, 180 डिग्री। तो ये वाला एक्स हो गया, ये वाला वाई हो गया, और तीसरा जो कोण है ना एक्स प्लस वाई बराबर 180, तो कॉमन ले लिए, दो दो कॉमन हो जा रहा है, एक्स प्लस वाई का मान 90, यानी जो ये तीसरा कोण है ये 90 डिग्री आ जा रहा है। तो जहां भी किसी भी त्रिभुज में एक कोण अगर 90 डिग्री हो जाए तो कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं त्रिभुज, 6 प्रकार के, 3 कोण के आधार पर और 3 भुजा के आधार पर। जैसे ये समकोण त्रिभुज है, एक कोण 90 डिग्री है। न्यून कोण त्रिभुज होता है जिसमें तीनों कोण 90 से कम होता है, यानी कि न्यून कोण होता है। न्यून कोण में आपको बताए थे, सब लिखाए थे डिफिनीशन कि 0 से बड़ा 90 से कम, वो क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। तो जो न्यून कोण त्रिभुज होगा उसमें तीनों कोण न्यून कोण होंगे। समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होगा। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण होगा, अधिक मतलब 90 से ज्यादा होगा, एक कोण अधिक कोण होगा। तो ये 3 कोण के आधार पर हो गया। भुजा के आधार पर 3 गो होता है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज तीनों भुजा बराबर होगा, समद्विबाहु त्रिभुज 2 भुजा बराबर होगा, विषमबाहु त्रिभुज कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होगा। तो ये 3 3 6 त्रिभुज होते हैं, 3 6 को आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन इससे बन जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है देखिएगा, कह रहा है कि 10 मीटर गुणे 10 मीटर। देखिए एक बात इसमें थोड़ा सा सुधार लेंगे, ये 10 मीटर गुणे 10 मीटर गुणे यहाँ पे 5 छोड़ दिया है, ये 5 मीटर होगा क्वेश्चन में।
10 मीटर, 10 मीटर और 5 मीटर होगा, जो कि 5 छोड़ दिया है तो उसको आप वहाँ पे 5 बना लेंगे। बीमाओं वाली एक कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़े, ये जो है ना कमरा का बीमा, बीमा मतलब कि भुजा हो गया, बीमाओं दिया हुआ है तो यानी भुजा। तो भुजा का मतलब कि इसका जो लंबाई है 10 मीटर है, 10 मीटर, चौड़ाई जो है 10 मीटर है, 10 मीटर, और ये ऊंचाई जो है, हाइट जो है कितना है, 5 मीटर है। यही बात कह रहा है, कहने का मतलब यही हुआ कि लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर है। ठीक है, इसे 10 × 10 × 5 दिया हुआ है। बीमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई। तो देखिए एक बात ये ध्यान रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, अगर ये बात बोले ना कि कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़े छड़ की लंबाई, तो ये जो हो जाता है ना, ये सबसे बड़े छड़ की लंबाई क्या होता है, उसका विकर्ण होता है, उसका विकर्ण, डायगोनल होता है, विकर्ण होता है। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे कि किसी भी कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़े छड़ की लंबाई क्या होता है, उसका विकर्ण होता है। और घनाभ का विकर्ण क्या होगा बताइए, जो कमरा होता है ना वो घनाभ के आकार का होता है, तो घनाभ के आकार का होता है तो जो उसका विकर्ण होता है ना, देखिए यहाँ लिख देते हैं इसको हम ना, ऊपर ऐसे लिख देते हैं, इसका जो लंबाई है 10 मीटर है, चौड़ाई भी कितना है 10 मीटर है, ऊंचाई कितना है तो 5 मीटर है। तब इसके विकर्ण की लंबाई, जो विकर्ण होता है किसी भी घनाभाकार कमरे का विकर्ण, विकर्ण जो होता है √L² + B² + H² होता है। ये बात ध्यान रखेंगे, घनाभ का विकर्ण का लंबाई √L² + B² + H²। तो √L² यानी 10 दागे कितना होगा, 100 हो जाएगा, प्लस बी भी 10 है तो 10 दागे 100 हो जाएगा, प्लस जो एच है वो कितना है 5, तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो ये 225 हो जाएगा, और 225 का वर्गमूल कितना आएगा, 15 मीटर आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा, जस रखी जा सकने वाली सबसे बड़े छड़ की लंबाई 15 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। बताइए कहीं से अगर दिक्कत है आपको तो, क्लियर हुआ कि नहीं। ये बात ध्यान रखेंगे कि कमरे में रखी जा, इसको नोट करके लिख लेंगे कि कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़े जो छड़ की लंबाई होती है उसका विकर्ण होता है। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √L² + B² + H² हो जाता है। ठीक, कि किसी भी कमरे के विकर्ण की लंबाई √L² + B² + H²। तो आराम से इस पे रख के हम लोग निकाल लिए, कितना आ रहा है 15 मीटर। सबसे लंबा छड़ क्या होगा, 15 मीटर। क्लियर, सबसे लंबा छड़ विकर्ण होता है, ये चीज एकदम ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा 20 मीटर तथा एक विकर्ण 24 है, तो एरिया बताइए। समचतुर्भुज आपको पहले ही क्लास में बताए थे कि जो समचतुर्भुज होता है ना, समचतुर्भुज, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ये ABCD एक समचतुर्भुज है, तो इसकी चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। और इसके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ये 90 डिग्री पर काटते हैं, ये भी बात आपको बताया था। किसी इसमें फॉर्मूला का जरूरत, खाली एरिया के लिए याद रखिएगा फॉर्मूला, जो एरिया होता है 1/2 × D1 × D2 होता है। ये भी लिखाए थे आपको कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। क्लियर। तो इसमें जो दिया हुआ है ना कि ये भुजा दे दिया है 20 20 20, सब 20 20 होगा। ठीक, सब 20 20 होगा। एक विकर्ण दिया हुआ है 24, एक विकर्ण 24। तो बताइए कि अगर मान लीजिए ये जो BD है ना, ये BD ये 24 है, तो ये 12 12 में विभाजित कर लेगा, ये 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। और ये वाला विकर्ण हमें पता नहीं है, ये विकर्ण नहीं पता है, जैसे मान लेंगे x, तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये चीज़ हमें पता नहीं है। तो ये अगर विकर्ण निकाल लेंगे D2, तो यहाँ नहीं रख देंगे, 1/2 D1 × D2 हो जाएगा। अब विकर्ण निकालने के लिए किसी भी फॉर्मूला का जरूरत नहीं। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बनता है, ये एक समकोण त्रिभुज बनता है, तो यहाँ कर्ण का मान, समकोण के सामने वाले भुजा कर्ण का मान 20 दिया हुआ है, एक भुजा 12 दिया है, तो दूसरी भुजा निकाल लीजिए। जैसे आपको 3 4 5 ट्रिपलेट बताए थे, ट्रिपलेट में कि 3 4 5 होता है, 5 12 13 होता है, 7 24 25 होता है, 8 15 17 होता है, 9 40 41 होता है। तो ये 3 4 5 का बोले थे कि 3 गुना 4 गुना 5 गुना, जैसे 3 का 4 गुना जो है ना, 4 गुना ये 12 है, 5 का जो 4 गुना है ना, तो 5 के 20 है, तो ये 4 का 4 गुना जो हो जाएगा ना 16 हो जाएगा। यानी कि एक 12 है एक 20 है, ये 12 है ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये x को हटा देते हैं, ये 16 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी कि जो दूसरा विकर्ण हुआ ना D2 वो 32 हो जाएगा, 32
सेंटीमीटर है कि मीटर में है, एक बार देख लीजिए। 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। क्या कहीं से कोई दिक्कत है इसमें बताइए? ट्रिपलेट होता है 3 4 5, तो इसका 4 गुना 4 गुना 4 गुना दिया हुआ है। जैसे 5 का 4 गुना 20, 3 का 4 गुना 12, ये 12 20 दिया था तो ये 16 हो जाएगा 4 का 4 गुना, ठीक, ट्रिपलेट से। तो ये 16 हुआ तो ये भी 16 हो जाएगा, यानी कि 16 16 32 हो गया। तब रख दीजिए यहाँ पे एरिया, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 जो था वो 24 था और D2 हम निकाले हैं 32 आ गया है, तो 2 से कटाएंगे तो 12 हो जाएगा। गुणा कर लीजिए, 12 दूने 24 का 4 और 12 तिहाई 36 2 38 हो जाएगा, यानी कि 384 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर एक ही होता है। बताइए, कुछ नहीं है इसमें। ये चीज आपको पढ़ाए हुए थे, ये बताए थे आपको पहले क्लास में। आप जाकर देखिएगा, जो क्लास फर्स्ट है इसका, उसमें कराए थे कि ये समकोण, जब भी समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये 12 है, ये भी 12 है, ये 20 दिया हुआ है, तो ये 16 हो जाएगा। 12 20, 12 16 20 का ट्रिपलेट 3 4 5 का 4 गुना बन रहा था, तो ये 16 16 32 हो गया। तो एक विकर्ण 32 हो गया, एक विकर्ण 24, तो एरिया 1/2 इंटू D1 इंटू D2 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या प्राप्त होने की कल ही बताए थे आपको कि जो प्रायिकता होता है ना, प्रायिकता, किसी भी घटना की जो प्रायिकता होता है, प्रायिकता, कल फॉर्मूला बताए थे कि प्रायिकता पीई इज इक्वल टू NE/NS, NE/NS हो जाएगा। यहाँ लिखाए थे कि ये घटना के घटित होने की संभावना और बटा कुल घटना घटित होने की प्रायिकता, मतलब जो संभावना होता है, ये जो हो जाएगा घटना के घटित होने की संभावना और ये कुल संभावना होगा। जैसे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक ये प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, कल भी आया था प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन। कह रहा है कि एक पासे को फेंका जाता है, तो जब पासा को फेंकेंगे तो टोटल जो आउटकम होगा, टोटल आउटकम NS इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। जब किसी पासे को फेंकेंगे तो यही अंक आता है आपका, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 4 5 या 6 आएगा। और जो ये बोला है ना, जो घटना बोला है कि विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता है, तो जो एनी हो जाएगा, एनी मतलब फेवरेबल आउटकम इसको बोला जाता है। ये एनी घटना के घटित होने की जो संभावना है वो हो जाएगा विषम संख्या, विषम संख्या यानी कि 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, यही हो जाएगा आपका। तो यहाँ NS का मान जो आ गया 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, और NE जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता जो है, यानी कि PE बराबर हो जाएगा, PE इज इक्वल टू 3/6, यानी कट करके 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत है इसमें? तो आसान सा है क्वेश्चन। टोटल आउटकम 6 हो गया। एक पासा को एक बार फेंकेंगे टोटल आउटकम 6 होगा, किसी पासे को 2 बार फेंकेंगे तो 6 6 के 36 हो जाएगा, 3 बार फेंकेंगे तो 6 का क्यूब हो जाएगा, 4 बार फेंकेंगे तो 6 के पावर 4 हो जाता है। ऐसा कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक। तो एक बार फेंक रहे हैं तो टोटल आउटकम 6 हो जाएगा। और जो फेवरेबल आउटकम है, यानी कि विषम संख्या, ये बोला है ना कि विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता है, विषम संख्या, विषम संख्या। तो विषम संख्या बताइए क्या है, तो एक है इसमें, विषम संख्या एक हो जाएगा, एक आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा, सॉरी 6 नहीं 5। तो 1 3 5 है, मतलब फेवरेबल आउटकम 3 हो जा रहा है, टोटल आउटकम 6 हो जा रहा है, तो 3/6 यानी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे कि एक हॉल का फर्श आयताकार है। जैसे किसी हॉल का फर्श जो है ना, फर्श, हॉल का फर्श आयताकार है, ठीक, और इसकी लंबाई 45 मीटर है, 45 मीटर है, और जो चौड़ाई है ना वो 36 मीटर है, 36 मीटर है। ये हो गया फर्श, ये हमारा हो गया क्या, फर्श। अब कह रहा है कि हॉल फर्श को कवर करने के लिए 6 मीटर गुणे 5 मीटर आकार के कितने कारपेट की आवश्यकता होगी। इसको हमें कवर करना है, और एक कारपेट, जो कारपेट है ना, इसकी जो है एरिया कितनी है, कारपेट की एरिया देखिए, एक जो कारपेट का बोला है ना, लंबाई कितनी है इसकी, तो 6 मीटर है, और चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर है। तो बोल रहा है कि कितने ऐसे कारपेट की आवश्यकता होगी जिससे इसको कवर किया जा सकता है, ढका जा सकता है। तो ये सिंपल सी बात हो गई। जो कारपेट की संख्या जो होगी ना, हॉल को ढकने के लिए, कवर करने के लिए कितने कारपेट की आवश्यकता होगी, तो कारपेट की संख्या यहाँ से जो होगा ना, कारपेट की संख्या इज इक्वल टू
यानी संख्या बराबर कारपेट की संख्या बराबर हॉल का क्षेत्रफल, हॉल का क्षेत्रफल और बट्टा एक कारपेट का क्षेत्रफल, एक कारपेट का क्षेत्रफल, यही हो जाएगा संख्या। ये जो कारपेट है इससे इसके क्षेत्रफल में भाग लगा देंगे, वही हमारा हो जाएगा क्या, कारपेट की संख्या हो जाएगा। सिंपल सी बात हो। तो हॉल का क्षेत्रफल, इसका लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि 45 गुणे 36 हो जाएगा, 45 गुणे 36 हो जाएगा। और जो कारपेट का एरिया होगा ये कितना होगा, 6 गुणे 5 हो जाएगा। तो कटा दीजिए, 6 6 के 36 हो जाएगा और ये 6 5 9 45, तो 9 6 के 54 को कारपेट लगेगा आपको ढकने के लिए। तो 54 मतलब ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, क्या दिक्कत है इसमें। कभी भी अगर हमें बोले कि आयताकार हॉल को ढकना है, उसमें टाइल्स की संख्या बताइए क्या लगेगा, तो टाइल्स भी जो केवल नीचे फर्श में टाइल्स लगाना होगा, तो हॉल का जो फर्श का एरिया होगा उसमें टाइल्स के एरिया से भाग लगा देंगे। यहाँ पूछ रहा है कारपेट कितना लगेगा, तो हॉल का जो फर्श का, हॉल के फर्श का जो एरिया होगा, हॉल का क्षेत्रफल यानी कि हॉल के फर्श का, यहाँ पे फर्श लिख सकते हैं, हॉल के फर्श के क्षेत्रफल में कारपेट के क्षेत्रफल से भाग लगा दिए, तो कितना आ जा रहा है, हमें 54 को कारपेट की आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा, कह रहे हैं कि एक दुकानदार ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का त्यौहारिक बट्टा, बट्टा मतलब छूट, अभी आया था एक क्वेश्चन छूट से रिलेटेड, फिर एक आ गया। विजय ने एक मोबाइल फ़ोन खरीदी, 960 रुपये का छूट यानी डिस्काउंट मिला, तो मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य क्या होगा। अभी आया था एक क्वेश्चन। जैसे अभी आपको बताए थे कि फिक्स प्राइस को हम 100 मान लिए, जो छूट है, छूट वो कितना परसेंट छूट दे रहा है, देखिए तो 30% छूट दे रहा है। तो एसपी का जो मान होगा वो 70 होगा। हालांकि यहाँ एसपी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ विक्रय मूल्य नहीं दिया, यहाँ छूट दिया हुआ है। कह रहा है कि छूट 960 प्राप्त करता है, यानी कि इसका मान हमें दे रखा है। अब पिछले क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया हुआ था, ये बात समझे थे आप। दूसरे पिछले क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया था, तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से कर रहे थे। यहाँ हमें छूट यानी कि हमारे हिसाब से 30% है, इसका मान दिया हुआ है 930 रुपये। कितना, 960 रुपये, 960 रुपये। तो अंकित मूल्य यानी 100% का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए 960 बट्टा 30 गुणे 100, सिंपल सा बात हुआ। 0 से 0 कट गया, ये कटेगा कितने मत में, 32 मत में। तो जो इसका अंकित मूल्य होगा वो 3200 रुपया होगा। यानी ऑप्शन से अगर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बी इज द राइट आंसर। बताइए कोई इसमें समस्या है। ये दो क्वेश्चन अभी आया था, पिछले क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया था, तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से कर रहे थे, तो अंकित मूल्य पूछा था, निकाल लिए। लेकिन इसमें छूट दिया हुआ है, तो छूट से तुलना करेंगे, और फिक्स प्राइस पूछा था तो 3200 हो जाएगा। ठीक, तो ये टोटल आपका क्वेश्चन इतना ही था, लगभग 8 क्वेश्चन था, 8-10 ऐसे ही पूछता है, 8 या 10 पूछता है हमेशा। ठीक, तो इन सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग बहुत आसानी से किए। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो जो भी आपको समस्या होगा या फिर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक, अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। ठीक, तो चलिए आगे मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, जो कि नेक्स्ट होगा अगला। अब यहाँ से जो होगा ना, आपका बिहार पुलिस का ओरिजिनल सेट आएगा, जैसे मद्य निषेध, और आपका अभी तक क्या था, मद्य निषेध का था, फिर फायरमैन का था, 4 गो सेट था, 2। अब जो आएगा बिहार पुलिस का, अगला जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट, वो बिहार पुलिस का ओरिजिनल आपका सेट होगा। बिहार पुलिस जो आपका एग्जाम है उसका होगा। मद्य निषेध का भी बिहार पुलिस ही लेता है, इसीलिए सबको हम लोग साथ में करते चल रहे हैं। ठीक, तो चलिए मिलेंगे हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में। ठीक, ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।